Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे कि हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम सेंट्रल बैंक को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक जो है हमारी कंट्री में, जो कि है आरबीआई, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है और उसके कुछ मेन फंक्शंस है जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन किए हैं, जिनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का इशूअर ऑफ करेंसी। दैट मीन्स कि जो सेंट्रल बैंक है वो इशू करता है करेंसी नोट्स को, प्रिंट करता है आरबीआई, और फिर वही करेंसी नोट सर्कुलेट होता है पूरी इकोनॉमी में एज अ मनी, जिसको कि हम लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट करते हैं, एंड इट इज एक्सेप्टेबल by all the people and no one can deny the transaction which is made in terms of rupees. तो हमारी डिनोमिनेशन है रूपी, जिसको कि करेंसी को प्रिंट करता है सेंट्रल बैंक। सेकेंड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। इसका मतलब ये है सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंक, परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस लाइक, जैसे कि कमर्शियल बैंक जो भी फंक्शंस जनरल पब्लिक के साथ करता है, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, सेम वही रिलेशन जो कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ होता है, वही रिलेशन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है। इसका मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ग्रांट करती है लोन्स और उनसे बोरो भी करती है लोन, और इसके अलावा उनको ग्रांट करती है मनी। तो इसलिए ये बैंकर्स बैंक कहलाती है, बैंक का बैंक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट का भी रोल प्ले करती है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कि रुपीज की मोड से होती हैं, या जो भी कोई पेमेंट्स होती है, या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या रिसीट्स होती हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट करती है, कोई भी फंड्स में पैसा जमा करना, वो सब वो करती है थ्रू आरबीआई। तो इसलिए ये कहलाता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये है कि जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स है या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई आपकी, या फिर आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनके पास फंड्स की कमी हो जाती है और उनको अपनी बोरोइंग्स करनी होती है, तो लेंडर ऑफ द लास्टली वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक पर, अपने जितने भी फंड्स हैं उनको रेज करने के लिए। तो ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है सुपरविजन ऑफ द बैंक्स। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरवाइज करता है जितने भी बैंक्स होते हैं उनको, जैसे कि बैंक्स बताता है कि आपको ये रूल्स को फॉलो करना है, रेट्स डिसाइड करता है, जो कि हम अभी आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रेट्स जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक्ट करता है एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब है कि वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज के कुछ रिजर्व्स रखता है और उसको प्रोवाइड करता है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स है वो सब डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के पास। जितने भी रेमिटेंसेस आते हैं और जो भी सारी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स है, वो गवर्नमेंट के जितनी भी अर्निंग्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के थ्रू अर्निंग्स है, वो सारी फॉरेन एक्सचेंज की कस्टोडियन जो है आरबीआई के पास रहती है। और जब भी उसको कन्वर्ट करना होता है इन टर्म्स ऑफ रूपी या इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, तो वो सारा जितना भी ये सब फंक्शंस है ये आरबीआई के अंडर में होता है, सेंट्रल बैंक के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इट मीन्स कि जो आरबीआई है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें वो कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स को लेता है और उससे वो फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से डिराइव होता है, दैट इज कि कैसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट को इकोनॉमी में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके यूज से सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट के फ्लो को इकोनॉमी में। इसका मतलब है कि क्रेडिट फ्लो और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स का यूज करती है, जिसको कि हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टूल है क्वांटिटेटिव टूल, जो कि बैंक यूज करती है, दैट इज बैंक रेट। सो व्हाट इज बैंक रेट? एक्चुअली बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब ये एक ऐसा रेट है जिसपे कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है। तो ये बैंक रेट जो है ये डिसाइड होता है बाय द
आरबीआई इस रेट को डिसाइड करती है कि वो कितने रेट पे लेंड करेगी कमर्शियल बैंक को फंड्स। और इसका रोल ये होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आरबीआई क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है? जैसे कि सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन है, दैट मीन्स प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन की कंडीशन है और प्राइस राइज हो रहा है, तो ऐसे में कंट्रोल करना होता है क्रेडिट को। तो इसी क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देती है। आरबीआई इंक्रीज बैंक रेट। इन्फ्लेशन की कंडीशन में प्राइस राइज होते हैं, तो उसमें क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंक्रीज कर देती है बैंक रेट। और इससे क्या होता है, जब वो बैंक रेट को इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा कि जो आरबीआई है वो हाई रेट पे लेंड करेगी किसको? कमर्शियल बैंक्स को। फिर फर्दर क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो लेंड करते हैं जनरल पब्लिक को, तो वो भी हाई रेट पे लेंड करेंगे कमर्शियल बैंक्स किसको? जनरल पब्लिक को। तो इससे क्या होगा कि जो फंड्स की जो लेंडिंग है वो बहुत ही हाई कॉस्ट पर होगी। इसका मतलब ये है कि जो लोन्स हैं वो बन जाएंगे कॉस्टली फॉर जनरल पब्लिक। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई को जब कंट्रोल करना होता है क्रेडिट को, तो आरबीआई इंक्रीज कर देती है बैंक रेट, और जिससे कि लोन्स जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए। और जनरल पब्लिक के लिए जब यही लोन्स कॉस्टली हो जाते हैं तो इससे वो कंट्रोल कर लेती है क्रेडिट को इकोनॉमी में। इसका जस्ट ऑपोजिट केस होता है जब इकोनॉमी में आरबीआई को एक्सपैंड करना होता है क्रेडिट को। जब भी एक्सपेंशन करना होता है क्रेडिट को, एक्सपैंड करना होता है क्रेडिट को, तो आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट को डिक्रीज कर देती है। तो जब बैंक रेट को आरबीआई डिक्रीज कर देगी तो इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को बहुत ही लो रेट्स पे लेंडिंग करेगी, और जब वो लो रेट्स पे लेंडिंग करेगी कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स फर्दर लो रेट में लेंडिंग करेंगे किसको? जनरल पब्लिक को। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे लोन्स हैं, लोन्स हमारे चीपर हो जाएंगे। तो जब लोन्स हमारे चीपर हो जाएंगे तो क्या होगा? लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स लेंगे, तो इससे हमारा क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से हमने ये दो पार्ट्स पढ़ लिए कि कैसे क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और कैसे क्रेडिट का एक्सपेंशन होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाती हूँ, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उनको आरबीआई सेल करती है और परचेज करती है ओपन मार्केट। दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी आरबीआई को कंट्रोल करना होता है क्रेडिट, तो वो सेल करती है सिक्योरिटीज को। इससे ये होगा कि जब वो सेल करेगी सिक्योरिटीज को, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जितनी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आएंगे और वो उसे परचेज करेंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। और सेकेंड केस में जब वो परचेज करेगी सिक्योरिटीज को, जब भी उसको एक्सपांड करना होगा क्रेडिट, तो वो क्या करेगी? परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी तो इससे ज्यादा फंड्स जो है वो उसके पास होंगे, और जो कमर्शियल बैंक्स है वो उनसे ज्यादा से ज्यादा बैंक रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास। तो ये हमने पढ़ लिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल, दैट इज सीआरआर। CRR, that is cash reserve ratio. अब what is cash reserve ratio? Cash reserve ratio का मतलब है कि all the commercial banks they have to maintain
a minimum amount of cash reserves with the RBI, and that minimum amount that the banks they maintain with the RBI, that is known as cash reserve ratio. तो एक मिनिमम अमाउंट का जो कैश रिजर्व है वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स में उसको मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास, और वही मिनिमम अमाउंट आपका कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो जैसे कि आपकी इकोनॉमी में आपको कंट्रोल करना है क्रेडिट, तो आरबीआई क्या करेगी, इस सीआरआर को इंक्रीज कर देगी। जब भी कंट्रोल करना होता है क्रेडिट तो आरबीआई जो है इंक्रीज कर देती है सीआरआर को, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है एज अ फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रखेंगे आरबीआई के पास। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होगी। तो इस तरीके से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। इसका सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। जब भी एक्सपैंड करना होता है क्रेडिट को तो आरबीआई क्या करेगी, इसी रेट को डिक्रीज कर देगी। जब आरबीआई इस सीआरआर को डिक्रीज कर देगी तो इससे कमर्शियल बैंक्स को क्या होगा कि जो सीआरआर का अमाउंट है वो कम मेंटेन करना होगा, किसके पास, आरबीआई के पास। तो इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा फंड्स होंगे। इस केस में क्योंकि उसको कम मेंटेन करना पड़ रहा है सीआरआर के पास, तो वो ज्यादा लेंडिंग करेगा, तो इससे कमर्शियल बैंक्स जो है क्रेडिट को एक्सपांड कर देंगे। तो ये हो गया आपका सीआरआर। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं। तो फोर्थ टूल है हमारा एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसका मतलब होता है all the commercial banks they have to maintain some amount of cash reserves with themselves, that is called as SLR। हर बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है, कुछ मिनिमम रिजर्व एक मेंटेन करना होता है। एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन सम मिनिमम रिजर्व विद देमसेल्व्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड। तो दैट इज कॉल्ड एज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वही आपका एसएलआर कहलाता है। तो जब भी इकोनॉमी में कंट्रोल करना होता है क्रेडिट तो आरबीआई इंक्रीज कर देती है एसएलआर को। इससे क्या होगा कि बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने वहां एसएलआर का मेंटेन करना होगा, जिसको कि वो लेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकती। इतना अमाउंट उसको अपने पास सेफली रखना होगा एज अ एसएलआर। इसके बाद जब उसे एक्सपैंड करना होता है क्रेडिट तो वो क्या करेगी, एसएलआर को रिड्यूस कर देगी। इससे क्या होगा कि अब बैंक्स को कम अमाउंट ऑफ मनी जो है एज ए एसएलआर मेंटेन करना है रिजर्व, तो इससे वो ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग करेगी जो अमाउंट बचा होगा उससे, और अपना लोन्स देगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेपो रेट। रेपो रेट refers to the rate at which RBI lends to the commercial banks। तो ये एक ऐसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई लेंडिंग करती है कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की। ये बिल्कुल सेम होता है एज अ बैंक रेट, बस बैंक रेट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और आपका रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक है, दैट मीन्स इट्स मैच्योरिटी इज अप टू 14 डेज और सो। लेकिन बैंक रेट जो है आपका लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जो कि बहुत ही फर्दर एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। तो रेपो रेट जो है जब भी आपको एक्सपैंड करना होता है क्रेडिट तो आरबीआई रिड्यूस कर देती है बैंक रेट को, रेपो रेट को। और जब भी कंट्रोल करना होता है क्रेडिट तो आरबीआई इंक्रीज कर देती है रेपो रेट को। ऐसा इसलिए क्योंकि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, उसी रेट पे कमर्शियल बैंक्स लेंड करेंगे किसको, अपने कस्टमर्स को। तो जब आरबीआई ज्यादा रेट पे लेंड करेगी कमर्शियल बैंक्स को तो कमर्शियल बैंक्स भी ज्यादा रेट पे लेंड करेंगे किसको, जनरल पब्लिक को। तो इससे जनरल पब्लिक को हाई रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, हाई रेट पे आपका हाई रेट, तो इससे जनरल पब्लिक को हाई रेट पे क्रेडिट मिलेगा, लोन्स मिलेंगे, तो लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा क्रेडिट।
और सेकंड केस है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, जिसमें कि आरबीआई रिड्यूस कर देगी रेपो रेट को। इसका मतलब है कि जो जनरल पब्लिक है उसको चीपर लोन्स मिलेंगे अब बैंक्स के थ्रू। तो इस केस में कॉस्टली लोन्स मिलते हैं और इस केस में चीपर लोन्स मिलते हैं। तो ये हो गए आपके क्वांटिटेटिव टूल्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके कुछ क्वालिटेटिव टूल्स कि आरबीआई कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स यूज करती है क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब है कि जो आरबीआई है वो कुछ सिलेक्टिव एरियाज में ही क्रेडिट के एक्सपेंशन को फ्लो करने के लिए अलाउ करती है, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू वो अपने क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो पहला है हमारा जो पॉइंट है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विच इज ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लोन्स ग्रांटेड। दैट मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है करंट वैल्यू, it refers to the difference between current value of securities offered for loans and the value of actual loans granted। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच इज ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लोन्स ग्रांटेड। तो इसमें ये होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी आपको कमर्शियल बैंक जो है वो आपको लोन देता है तो आपको एज अ कोलेट्रल कोई सिक्योरिटी बैंक में जमा करनी होती है। तो आप जो वो सिक्योरिटी बैंक को ऑफर कर रहे हैं दैट इज ऑफ ₹100, तो बैंक आपको जो लोन ग्रांट करेगी वो करेगी ₹80 का। तो इसका मतलब है जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का दैट इज 100 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू ₹20। ये जो आपका डिफरेंस है ये आपका कहलाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स इतना बैंक को मेंटेन करना होता है मार्जिन, जो एक्चुअल सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है ₹80 की और जितनी सिक्योरिटी जो है ऑफर करी गई है पब्लिक के बाय पब्लिक इन द बैंक दैट इज ऑफ ₹100 और जो लोन ग्रांट किया है वो ₹80 का। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ ₹20, ये आपका हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो पर्टिकुलर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज में या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको वो लोन ग्रांट करें, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को या फिर कुछ सिलेक्टिव ऐसे सेक्टर्स को वो लोन ग्रांट करे चीपर रेट्स में। तो इस तरीके से वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट करती है कि एक लिमिट सेट कर देती है, एक लिमिट सेट कर देती है, एक लिमिट एक कोटा सेट कर देती है, जिस कोटा अमाउंट का क्रेडिट जो है वो आरबीआई एक लिमिट कर देती है, एक कोटा सेट कर देती है एक पर्टिकुलर अमाउंट का, जिस अमाउंट का लोन कमर्शियल बैंक्स दे सकती है और उस अमाउंट को वो एक्सीड नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं एट चीपर रेट्स या एक कोटा स्पेसिफाइड रेट पर, दैट इज कॉल्ड एज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल दैट इज डायरेक्ट एक्शन। दैट मीन्स कि जब भी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई एक डायरेक्ट एक्शन ले लेती है उन कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट। So that is called as direct action, which is taken by RBI against the commercial banks when they do not follow the particular rules and regulations or the rates which are set by the RBI. तो हमारा next है moral suasion।
मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो एडवाइस देती है, सजेस्ट करती है, प्लस वो परसुएड करती है कमर्शियल बैंक्स को कि वो किस तरीके से अपने कौन कौन से एरिया में कैसे कैसे लोन्स ग्रांट करें, कितना रेट रखें, दैट इज कॉल्ड एज मॉरल सुएशन। तो ये क्वालिटेटिव है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है। परसुएड करना या डायरेक्ट एक्शन लेना, ये सब चीजें क्वालिटेटिव है, तो इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज योर क्वालिटेटिव मेजर्स। तो आज हमने बैंक के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स दोनों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी विद द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू।